अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां मोहम्मद उस्मान। प्रोग्राम समझना ज़रूरी है के साथ आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारी पाक फ़िज़ाइया के एक चमकते सितारे जिनका नाम है साजिद हबीब, एयर वाइस मार्शल के ओहदे से ये रिटायर हुए हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्राम में आपकी शमूलियत का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपसे एक मेरा बुनियादी सवाल ये है, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनका किरदार किस मौके पे क्या होता है। किरदार तो उनके नाम में ही एम्बेडेड है। लैंड फोर्सेस हैं तो उनका काम है कि डिफेंस या ऑफेंस, आपने जो भी करना है दुश्मन के हमले के ख़िलाफ़ डिफेंस करना है या आपने ऑफेंस आपने करना है, हमला करना है, तो वो ज़मीन के ऊपर। एयर जो है वो फ़िज़ा में, ऑब्वियसली नेवी जो है वो समंदर में इसलिए कि आपकी बहुत सारी सप्लाई जो हैं वो उस साइड से आती हैं और आपने अपने कोस्टल एरियाज़ को डिफेंड करना होता है। तो उनका जो है वो कोस्टल डिफेंस हो गया, फिर आपकी जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और इसी तरह आर्मी का जो है अगर कोई ज़मीनी हमला हो रहा है उसका रोकना, जो आपने ख़ुद ज़मीनी हमला करना है उसको करना। अब एयरफोर्स इसमें एक वो नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम द एयरफोर्स, लेकिन ये हकीकत है। एयरफोर्स वो एक वाहिद सर्विस है जो हवा से हवा में भी स्ट्राइक कर सकती है, हवा से ज़मीनी टारगेट को भी मार सकती है, हवा से समंदर के और समंदर के अंदर वाले टारगेट को भी मार सकती है। तो इसके कवर के बगैर दोनों फोर्सेस अपना काम हिफाजत के साथ नहीं कर सकती। दैट मीन्स, अच्छा, उसके बाद जो फ़ज़ाइया के लेट से या नेवल की जो ज़मीन पे उनके तनसीबात हैं जी, उनकी हिफाजत के लिए तो आपको लैंड फोर्सेस चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो आपके सोल्जर्स डिप्लॉयड होंगे, जो आपके गार्ड्स हैं डिप्लॉयड होंगे। तो इसका मतलब ये है कि तीनों फोर्सेस का अपना अपना एक रोल है, जिसमें सबसे बड़ा रोल एक दूसरे के साथ, जिसको सिनर्जी कहते हैं, जी मिल के। तो अब चूँकि टाइम के साथ देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये चीज़ डिटर्मिन हो गई थी कि देखिए अगर उसका स्टार्ट देखें तो लैंड फोर्सेस ने किया, लेकिन जब 1939 से 1945 में जितनी एक प्रोग्रेस हुई एयर टेक्नोलॉजी में, तो उस जंग का इख्तिताम एयरफोर्स ने किया। बिल्कुल ठीक। वो सबसे बड़ा जो बर्लिन के ऊपर आखिरी हवाई हमला हुआ था जी, वो 1000 जहाज़ों ने किया था। एलाइड फोर्सेस के 1000 जहाज़ों ने किया था। बिल्कुल इसके बाद जर्मनी ख़त्म हो गया, बिल्कुल जापान चल रहा था, कैसे ख़त्म हुआ? हिरोशिमा वाला, हाँ जी, हिरोशिमा और नागासाकी के जो उनकी फ़िज़ाइया ने जाके एटम बम फेंके, तो ये रोल डिटरमिन हो गया। बिल्कुल। अब उसके साथ इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि अब इवन हमारी नेवल फोर्सेस या लैंड फोर्सेस के लिए पहले रास्ता को बनाना और उसको महफूज करना एयरफोर्स, रूट क्लियर करने के लिए एयरफोर्स सर फहरिस्त होता है। बिल्कुल पहले एयरफोर्स, जैसे देखिए ना, लोग शुरू में कहते थे कि एयरफोर्स क्या है जी, ये आर्टिलरी है, तोपें हैं जो कि हवा में बुलंद कर दी गई हैं, उसको कहते थे एक्सटेंशन ऑफ द आर्टिलरी। ठीक है। तो इसको पुराने पायलट बड़ा माइंड करते थे, उन्होंने कहते भाई हम हवाबाज हैं, आर्टिलरी वाले कहते थे ये तोपखाना भाई, इसको पर लगा दिए और क्या है। तो पहले अगर आप लैंड फोर्सेस को भी देखें जी जी, तो तोपखाना पहले आगे रास्ता क्लियर करता था, बिल्कुल, क्योंकि उसकी रेंज होती थी। ठीक ठीक ठीक। फिर पैदल फौजी जाते थे, बिल्कुल। तो वो काम करते करते एयरफोर्स खुद एक जिद्दत में, हाँ जी, जिद्दत में आ गए। ठीक। तो उसके बाद दैट मीन्स के तीनों की बेसिक बुनियादी बात ये है कि तीनों फोर्सेस, वो तो मैंने एक ओवरऑल कहा स्ट्रेटेजिकली कि कौमें जंग लड़ती हैं, बिल्कुल, लेकिन विद इन सर्विसेज तीनों फोर्सेस बहुत हार्मनी के साथ अगर जीतना है तो उसके साथ आप लड़ते हैं। मकसद सर कि अगर कोई भी आपको टारगेट एग्जीक्यूट करना होता है तो पहले बड़ी फौज को भी फ़ज़ाई स्ट्राइक करवानी पड़ती है। बिल्कुल, वो आप क्रॉस द बॉर्डर हो या कोई मसला अपने अंदर हो। जी जी, जैसे हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान में और साउथ वजीरिस्तान में को फाटा के एरियाज में एक जो ट्रबल रही पिछले 20 साल, तो उसमें आप स्वात की बात कर लें तो एयरफोर्स के साथ मिल के हमारी जो है लैंड फोर्सेज है उन्होंने काम किया था, तो हमें वहाँ से कामयाबी मिली है। बिल्कुल ठीक। सर, आज हम जिस दौर में हैं, हमें ये कहा जाता है कि इस दौर में तो मीडिया बहुत फास्ट है, हर चीज़ जो है वो हमें मतलब एक सिंगल क्लिक के ऊपर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हम माजी से देखते आए हैं लेकिन उनको सही तरह से शायद राज अफशा ना किया गया। उसमें एक ये कि हमारी जो पाकिस्तान की इसराइल जंग में जो शमूलियत हुई, फ़ज़ाई हमला हुआ,
उसमें सत्तार अलवी साहब ने जो रिवील किया वो तकरीबन 25 ईयर्स बाद जाकर उन्होंने लब कुशाई की। तो उसकी क्या वजह थी, ये समझना भी हम ज़रूरी समझते हैं कि क्या 25 साल बाद ऐसा क्या मौका हुआ, चूँकि इसराइल आज भी वजूद में है, इंडिया आज भी वजूद में है, फिर 25 साल इंतज़ार क्यों करना पड़ा? मेरे नज़दीक इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि पिछले 30 साल में या 40 साल में मीडिया एक अखबार से निकल के वो इलेक्ट्रॉनिक एज में आ गया। बिल्कुल ठीक। देखिए, मेरे बचपन में एक अखबार आता था, मैं अगर मॉन्टगोमरी में रहता था तो जो नवाई वक्त यहाँ से शाम को 6 बजे तक छप जाता था वो बसों पे रखा जाता था, वो सुबह पहुँचता था। बिल्कुल। सारी रात क्या हुआ हमें उसकी कोई खबर नहीं होती थी। अब आपके टीवी से पहले, कहीं से भी पहले, कोई आम इंसान किसी एक्सीडेंट की फिल्म बना के उसको लोड कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही। बीबीसी भी उसको उठा लेती है। जी। तो शायद नहीं, यकीनन उस वक्त। और दूसरा फैक्टर था, इतना ज़्यादा उस वक्त इन चीज़ों को शेयर करने का भी नहीं था। ठीक। मुझे खुद एयरफोर्स में रहते हुए बहुत देर बाद पता चला कि सत्तार अलवी साहब मेरे पहले ऑफिसर कमांडिंग थे। अच्छा। आई एम ऑनर्ड कि मैंने उनसे फाइटर फ्लाइंग उनके ज़ेरे साया सीखी। तो मुझे याद है, अब आपने जिक्र किया तो मैं बता दूं कि पहली दफ़ा जब हम एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, वो हमारे ऑफिसर कमांडिंग थे, उन्होंने हमें घर खाने पे बुलाया। हम बड़े खुश हुए कि हमारे बॉस ने खाने पे बुलाया। उनके ड्राइंग रूम में एंटर हुआ, मैं बैठा हुआ हूँ, वो बैठे हुए हैं, तो एक मुझे फ्लाइंग कवरऑल लटका हुआ नज़र आया। मैं देखे जा रहा हूँ, ड्राइंग रूम में कपड़ा लटकाया हुआ है हैंगर के ऊपर, वो भी फ्लाइंग कवरऑल बनाया। मूड में होते हैं ना, हमारे साथ पंजाबी बोलते थे, इंग्लिश उनकी ज़बरदस्त, उनकी उर्दू ज़बरदस्त, लेकिन जब मूड में होते थे जी कहते हैं, ए परेशान हो रहे हैं, मैं तोके लटकाया है। मैं समझ गया कि कोई समथिंग रॉन्ग। एंड देन ही टोल्ड मी कि ये उस इजरायली पायलट का कवरऑल है जिसको मैंने शूट डाउन किया था वहाँ पे जब मैं सीरिया में था। तो ये सीरियन गवर्नमेंट ने मुझे गिफ्ट किया था कैप्टन लुट्स का कवरऑल। एंड देन आई लर्न, यार सत्तार साहब ने इजरायली जहाज गिराए हुए। फिर उसके बाद सैफुल आजम साहब का पता चले उन्होंने 4 गिराए हुए हैं। हाँ जी। तो इसलिए कि ये चीज़ें उस वक्त तो मीडिया नहीं था जो फैलाता इन बातों को, तो उसकी वजह से। और दूसरे शायद वो लोग इतना ज़्यादा शोबाज नहीं थे। अभी तो हमने क्या कहा कि सर बताएं दुनिया को, बताएं दुनिया को। तो फिर उन्होंने बड़ी इसरार के बाद उन्होंने ये चीज़ें रिवील की। तो आई थिंक दे वर वेरी हम्बल पीपल, दे वेरी प्रोफेशनल। ये टाइम फ्रेम जो है वो 70s या 60s की दहाई में, 67 की अरब इजराइल वॉर में सैफुल आजम साहब ने गिराए। हाँ जी। और 74 में सत्तार अलवी साहब और एक दो और नाम भी। और सर अगर हम इस स्ट्रेटजी को देखें और अगर हम एयर स्ट्राइक और जो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक तो हम 60 और 70 की दहाई में कर चुके हैं। जो दुश्मन मुल्क आज हमें जिस बारे में ललकारता है, वो तो काम हम आज से दुनिया के उस मुल्क, शातिर मुल्क के ख़िलाफ़ उस वक्त कर चुके हैं जब इन लोगों का तसव्वुर भी नहीं होगा। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि ये जो इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करते रहते हैं, पाकिस्तान ने तो ऐसे मुँह तोड़ जवाब दे ही दिया है, आइंदा क्या वो ऐसी जसारत करने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल ही लगता है आपको? देखिए, दुश्मन को कभी भी पहली बात तो ये कि एक तो कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, दूसरे उसको अकल आ जाएगी या आ गई होगी ये भी नहीं समझना चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारा जिस दुश्मन से वास्ता है, तो हम वक्त तैयार तो हमें रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ सोच समझ के करेंगे। देखिए, उनका बहुत सीनियर ऑफिसर था अभिनंदन, अपने स्क्वाड्रन का स्क्वाड्रन कमांडर था। बिल्कुल। और उनके पास, जैसे पहले पूछा गया, तो उनके पास रिसोर्सेज हमसे ज़्यादा हैं। हम अगर एक जैमर लगा सकते हैं, वो 4 जैमर लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अकल के नाखून लेंगे और कुछ सोच समझ करेंगे, और हम अपनी साइड पे बग़ैर किसी उसको ईजी लिए हुए हम हमतन तैयार रहेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अब हम थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। पाकिस्तान का अलाइंस तुर्क के साथ ये खुश आइन भी है, लेकिन कुछ हमारे ही साबिक जो बड़े दोस्त भाई मुल्क थे वो अब हमसे नाला नज़र आते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये तब्दीली भी मुस्बत ही रहेगी इन फ्यूचर, या कि उसके कुछ नुकसान नज़र आते हैं आपको? देखिए, एक ज़माना था जब आपने शुरू में एक लफ्ज़ बोला सल्तनत उस्मानिया। जी। सल्तनत उस्मानिया ये खिलाफत का दौर था। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि अगर कुछ ममालिक जैसे वहाँ पे खिलाफत उस्मानिया थी तो यहाँ पे मुग़ल थे। जी।
तो ये लेकिन मुग़ल उनकी रिस्पेक्ट करते थे। खलीफा को सारे जितनी भी सल्तनतें थीं, छोटे रजवाड़े थे, तो राजे महाराजे, वो सब उनको रिस्पेक्ट करते थे। जब उसके बाद से मुल्कों में बट गए, नेशन स्टेट बन गई है, उस वक्त से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपका अपना नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट, बिल्कुल ठीक। देखिए टर्की, मैंने दोबारा कहूँगा कि मैंने ज़ाती तौर पे देखा कि जो एक मुल्क बतौर पूरी कौम के हमारे साथ फ्रेंडली है। देखिए कई दफ़ा होता है कि हमारे खुदा न खास्ता ज़लज़ला आया जी, फ़लाँ मुल्क के शाह ने $1.5 अरब दे दिया, फ़लाँ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इतना ऐलान किया। यहाँ टर्की में उनके अवाम ने हमारे 2005 के ज़लज़ले के लिए उनके स्कूल के बच्चों ने एक लिरा इकट्ठा किया था। लाखों बच्चों ने, $1 मिलियन उनके बच्चों ने इकट्ठा किया था। बहुत बड़ी तो बात। एक जो मिन हैसुल कौम आपके दोस्त हैं वो तुर्क हैं। लेकिन उस दोस्ती में कहीं ना कहीं तो वो अगर हमसे ज़्यादती हुई वो देख लेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे उनका अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्राइम रहेगा। और वो मुझे यकीन है तुर्कों से कि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को कभी हिट नहीं करेंगे, दोनों को मैच करके चलेंगे। बिल्कुल। हाँ, अब चूंकि उनके साथ किसी की सही नहीं बनती है तो वो हमारे से नाराज़ होने की कोशिश करेंगे, हमको उसको बड़े डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा और अपना हमें जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको टॉप पे रखना होगा। बिल्कुल ठीक। सर, अगर हम इस सिनेरियो में KSA को और एमिरेट्स को देखें तो वो भी तो हमसे काफ़ी खफा हैं कि हमने तुर्क के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने जिसके साथ हाथ मिलाया हमने एतराज़ किया, ये बात तो है। वो भी अपने काम से काम रखें। तो हम इस बात, देखिए जी, मैं आपसे को मेरे से दोस्ती रखनी तो इससे ना रखो भाई, ये नहीं होना चाहिए। सर इसकी मेन रीज़न में CPEC तो नहीं? आई थिंक इसकी मेन रीज़न में सिर्फ एक CPEC नहीं है, वो उनकी स्ट्रिंग्स कौन कौन खींचता है, उनकी लगामें किस किस के हाथ में है, मेरे ख्याल में मसला वहाँ पे है। सर वो तो सऊदी अरेबिया का वो स्टिंग वाला मामला आ गया ना, जो हमारे पड़ोसी मुल्क भी, हमारे साथ भी उनकी बॉर्डर, वो भी है। हाँ जी। लेकिन अगर हम एमिरेट्स की बात करें, दुबई जिसमें हम सारे फहरिस्त रखें, तो दुबई को मेजर जो हमसे इशू है वो तो CPEC का समझ में आता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, हम एक ज़माना था जब कराची की एयरपोर्ट जी और कराची की बंदरगाह, कराची के मैं आपको एयरपोर्ट का बताऊं कि कराची में जो हमारा शार फैसल जिसको बेस कहते हैं जी, ये सब कॉन्टिनेंट के इस साइड का सबसे पहला एयरफील्ड था, क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है जी जी, कि जब यूरोप से जहाज़ बन के इस साइड पे आने लगे, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर थी जी, पूरा श्रीलंका तक उनकी एम्पायर थी, तो वही एक कराची आते थे, कराची से पेशावर, कराची से कलकत्ता, कराची से रंगून लेके जाते थे। ठीक ठीक। ये इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हमारा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हुए, कराची वाज, मैं जब बीच में मैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन भी रहा हूँ 2007-8-9 में, तो बहुत सारी एयरलाइंस हमारे पास आना चाहती थी, सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न थे, क्योंकि हमारे पास हब बनाना उनको ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता था। तो भाई हमारे अपनी वजूहात थी, हमने को दुबई पे एतराज़ किया कि हमारी बजाय आप हब बन गए हो। तो अगर दुबई को अपनी बंदरगाह की फ़िक्र है या ईरान को अपनी चाह बहार की फ़िक्र है, तो हमें अपनी गवादर और कराची और पोर्ट कासिम की फ़िक्र है। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे डायरेक्टली, जी जी, देखिए अगर आपने मुझसे अच्छा प्रोडक्ट दिया है और लोग आपके पास आ रहे हैं, तो मुझे इतराज़ अपने प्रोडक्ट पे होना चाहिए, आपके ऊपर नहीं। बिल्कुल ठीक। तो ये उनको समझना चाहिए। लेकिन आपका जो इशारा है वो सही है, लेकिन मैं कहूँगा कि सिर्फ ये नहीं, इसके साथ भी जो जहाँ जहाँ उनके स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं वो भी उनको प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरी ज़ाती राय है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप चूँकि एयरक्राफ्ट और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा महारत भी रखते हैं, चूँकि काफ़ी सीनियर पायलट भी हैं और आपका सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस वाबस्ता तो इसी फील्ड से रहा। सर, जो हमारी कामरा एयर बेस में हमने GF थंडर उसको बनाया, तो दुश्मन को ये बड़ा तकलीफ़ होती है जी, इन्होंने खुद थोड़ा बनाया, ये तो इंडिया के नाल चाइना की मुआवनत से बनाया। तो क्या हम खुद कैपेबल हैं कि हम खुद कोई इससे अच्छी कोई टेक्नोलॉजी के साथ नेक्स्ट कोई इससे ज़्यादा अच्छी मूव दे सकें? एक टेक्नोलॉजी जो है हर कोई कहीं ना कहीं, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ F-16 की। जी, F-16 का अगर आप तज्जिया करें, आप बेशक ये तो जो ओपन इन्फॉर्मेशन है जी, जो आपको फ्लाइट मैगजीन्स में मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है,
उसकी मेटलर्जी ये कंपनी बना रही है, उसके लेंस जो है वो किसी इस मुल्क से बन के उसके जो कैमराज के आ रहे हैं, उसका जो एयरबोर्न रडार है वो ये कंपनी बना रही है, वेंडर्स के जरिए, वेंडर्स के थ्रू होता है। बिल्कुल ठीक। आप एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, उसके बाद आप फ्लोट करते हैं कि इस लेवल का हमें रडार चाहिए, इस लेवल की गन चाहिए, इस तरह का मिसाइल चाहिए। जैसे JF-17 के लिए हमारे लोगों ने भी बहुत सी जगहों को जाके एक्सप्लोर किया कि हमें मिसाइल किस तरह के चाहिए। तो कुछ आपको मार्केट से मिल जाते हैं, जी जी, कुछ ऐसे जो कहते हैं हम आपके लिए एक्सक्लूसिव आपके लिए बना देते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई भी मुल्क देखिए, इतनी बड़ी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी आगे मार्केट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप वैगन भी उस रूट पे चलाएंगे जहाँ की सवारी आपको होगा कि मिलेगी, बिल्कुल ऐसे नहीं चलाएंगे। दुरुस्त तो ये बड़ी हिम्मत है पाकिस्तान की और पाकिस्तान एयरफोर्स की कि हमने इसको बनाया है, और पहले तो अपनी ज़रूरियत पूरी की है, चाइना के साथ मिलकर बनाया है, बिल्कुल बनाया है, बिकॉज हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग थी, उनके पास हार्डवेयर था, ठीक, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। जी जी, तो ये दुनिया भर में ऐसे होता है। चाइना ने जो अपनी इंडस्ट्री शुरू की थी, उनके जितने इंजन जहाज़ों के थे वो रशिया के आते थे, उनके नाम ही RD-9B RD-9C ऐसे होते थे, रशियन डेवलप्ड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इट्स ऑलवेज ये एक मुख्तलिफ जो है कंपनीज और मुख्तलिफ जो है वो मिल के बनाते हैं। बिल्कुल। तो भाई बना तो रहे ना, हाँ, ये वाई आर यू वरीड अबाउट? हमारे पास बन बन के 4-5 स्क्वाड्रन्स हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अल्लाह पाक ने इस मुल्क को ये जसारत बख्शी है जी। कि हम हर पहलू में, हर जगह पे अपने पाकिस्तान को सर फहरिस्त लेके खड़े हैं। अच्छा सर, एक और सवाल, जनाब जैसे कि हम JF थंडर की प्रोडक्शन की तरफ आप जा रहे हैं, जी, मुझे माजी में याद है कि हमने हालत टैंक बनाया, हालत टैंक की फ़रोख्त का भी मामला काफ़ी ममालिक के साथ तय पा गया, फिर कुछ ममालिक की इन्फ्लुएंस हुआ, उन्होंने मुआहिदा कैंसिल कर दिया। तो क्या अब ये दोबारा से ये मामला होगा कि दोबारा से हम प्रोडक्शन करें और आगे से ख़रीदार कोई ना मिले? देखिए, जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें पता है कि हम उतनी करेंगे जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। उसके दो फ़ायदे हैं। हमारे जैसे मुल्कों के साथ ये होता रहा, 65 की वॉर हुई, अमेरिका ने असला दिया हुआ था, उसने एम्बार्गो लगा दिया, बैन कर दिया कि जी हम आपको, आपकी लड़ाई हो रही है आपको, भाई और किस लिए आपने दिए थे? फाइटर जहाज़ आपने बच्चों को सैर कराने के लिए दिए थे। उसके बाद जब भी कोई इशू हुआ, जंग के बगैर भी बैन लगाया उन्होंने। 90s में बड़ी सीरियस सिचुएशन हुई कि जब हमने उनको पेमेंट की हुई थी अमेरिका को, वो हमारे जहाज़ भी नहीं दिए और हमसे उन जहाज़ बना के खड़े रखे हुए थे और उनके पार्किंग के चार्जेस हमसे ले रहे थे। F-16 के, F-16 बिल्कुल ठीक। तो फिर आई थिंक ये बहुत ही अक्लमंदाना फैसला था, क्योंकि हमारे हालात ऐसे थे कि हम 2 जंगों से 3 जंगों से गुजर चुके थे जी जी, और अभी तक जिस मसले की वजह से हुई थी कश्मीर का, वो हल नहीं हुआ, अभी भी वैसी है। फिर उसके बावजूद आपने देखा कि ये हर चौथे दिन अपने किसी स्टूडियो में सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करते हैं, जब असल में की तो फिर क्या हुआ उनके साथ। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट थी कि हम अपना ख़ास तौर पे, बिकॉज एयर के बगैर आप टैंक इंपोर्ट कर लेंगे, बहुत मुल्कें देने को मिल जाएंगे, बिल्कुल आप उनको बेहतर कर लेंगे। हमारा जो HIT है, टेक्सला है, यहाँ पे उन टैंक्स को आप बेहतर कर सकते हैं, आप बेहतर गन्स लगा सकते हैं, बेहतर, ये जैसे पार्लर में नहीं मेरे जैसे ओल्ड लोग जाते हैं तो वहाँ से डेंटिंग पेंटिंग करा के आते हैं तो बेहतर हो जाते हैं, वैसे मैं नहीं जाता। तो ऐसे वो होता है कि वो इन टैंक्स को आप बेहतर कर सकते हैं, इन जहाज़ों को बेहतर कर। JF-17 का ब्लॉक 3-4 जो भी चल रहा है वो ऐसे ही है कि हमें बेहतर रडार मिल गया और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और उसका ऐसा हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट अश्योर्ड सप्लाई है कि हमें ये नहीं करेंगे कि 4 बेचर बंद कर दिए, उसकी सप्लाई सर्विस। और फिर हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वो हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पे दें, ठीक, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। तो अब JF-17 का बहुत सारा हिस्सा हम अपने पास बना रहे हैं, पाकिस्तान में तैयार हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने नाज़रीन के लिए दी है ताकि लोगों को समझना ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि इन तमाम कन्वर्सेशन के बाद आवाम को बाखूबी समझ में आ गया कि पाकिस्तान कैसे हालात में, किस तरह कैसे कैसे करके यहाँ तक अपने आप को स्टेबल करके खड़ा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।